कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देखिए जो सेक्शन 10 था उसमें हमारे क्या क्या एलिमेंट्स थे, कॉम्पिटेंट पार्टीज, जो सेक्शन 11 और 12 में थी वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हो गया। सेकंड क्या था, प्री कंसेंट, स्वतंत्र सम्मति, जो कहाँ है हमारा सेक्शन 13 और हम 14 कवर करते हैं इसमें, ये हमने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये हमारा रिमेनिंग है। फिर थर्ड क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन, और फोर्थ भी है आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो हमारा सेक्शन 23, 24 ये भी हम कर चुके हैं कवर, ठीक है, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। और फिर लास्ट आपका क्या है, नॉट हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। मतलब अभिव्यक्ति शून्य घोषित नहीं किए गए हों, जो आपकी कहां से है, सेक्शन 25 टू 30, ठीक है। तो ये भी अभी हमारा रिमेनिंग है, उसमें हम सेक्शन 25 कवर किया है, अभी आगे के आपके रिमेनिंग है। तो आज हमारा क्या टॉपिक होगा, फ्री कंसेंट, ठीक है। ये वाले हमने बहुत डीप में पढ़ लिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज 11, 12 में आपको बता ही चुकी पूरा, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन पे भी हमारा काफी अच्छा हुआ है। और उसके बाद अब क्या है हमारा, फ्री कंसेंट। ब्लू पेंसिल रूल जो मैंने बताया है वो कौन से सेक्शन में था, 24 में। क्या था ब्लू पेंसिल रूल में, उसको अलग, देखिए सेक्शन 25 कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए मेरे सामने जो मेंस में भी है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन अराइज किया कि सेक्शन 58 और 24 में क्या डिफरेंस है, सेक्शन 58 में और 24 में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों एक ही चीज बोलते हैं। वहां भी ऑल्टरनेट पार्ट की बात की गई है कि अगर ऑल्टरनेट कोई भी अगर अनलॉफुल है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है ना। 58 में ये बात की गई है, और 24 में भी ये बात की गई है कि अगर कोई भी उसका पार्शियली अगर अनलॉफुल होता है, या तो ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन, दोनों में से कोई भी अगर क्या है पार्शियली अनलॉफुल है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो दोनों सिमिलर से हो गए। फिर क्या डिफरेंस है, पहला डिफरेंस तो ये है कि एक तो क्या है आपका नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, वो जैसे आपके प्रोमिसेस होते हैं, तो वो क्या है, रेसिप्रोकल है। आई समझ में बात, व्यतिकारी वचन है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, और ये वाला आप क्या है, नॉर्मल प्रोमिसेस है। सेकंड जो डिफरेंस है उसका मेनली ये है कि हमने इसमें लिखा है कि ब्लू पेंसिल रूल को रिकमेंड किया था लॉ कमीशन ने अपनी 13th रिपोर्ट में, ठीक है। एटवुड वर्सेस उसमें कौन सा केस था ये, हाँ, एटवुड के केस में इसे ब्लू पेंसिल रूल कहा गया था, लेकिन लॉ कमीशन ने अपनी 13th रिपोर्ट में ये बोला था कि इसमें एक एक्सप्लेनेशन ऐड होना चाहिए, सेक्शन 24 में एक एक्सप्लेनेशन ऐड करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए कि जो भी पार्शियली अनलॉफुल है अगर उसे अलग किया जा सकता है लॉफुल पार्ट से। तो ये हमने यही तो पढ़ा था कि अगर कोई भी, क्या आपका लॉफुल पार्ट है और फिर अनलॉफुल आ जाता है बीच में, और फिर लॉफुल पार्ट है, ठीक है, ये पूरा आपका एक एग्रीमेंट है। अगर अनलॉफुल पार्ट अलग किया जा सकता है, जैसे इस पे ब्लू पेंसिल उस दिन मैंने लगाई थी, आज तो रहने दो चेंज करने, तो ब्लू पेंसिल से अगर इसे अलग किया जा सकता है तो इसे अलग कर दिया जाएगा, बाकी का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, लॉफुल हो जाएगा, ठीक है ना, एनफोर्सेबल है। तो लॉ कमीशन ने ये बोला था कि उसमें एक्सप्लेनेशन ऐड करना चाहिए, जबकि अभी एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं है, ये हमारे लिए अलग से थ्योरी है कि 24 लिखने के बाद हमें ब्लू पेंसिल रूल लिखना है, जो आरजेएस के मेंस में पूछा जाता है कि ब्लू पेंसिल रूल क्या होता है, तो वो आपको मैंने डिक्टेशन करवाई है। साथ में 58 में ये डिफरेंस है कि वहां ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर इसको अलग किया जा सकता है तो इसको अलग कर दिया जाएगा, तो जो अनलॉफुल पार्ट है वो तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, और जो लॉफुल है उसे एनफोर्स करा सकते हैं। तो 58 में चीज लिखी हुई है और 24 में चीज लिखी हुई नहीं है, ये लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बोला था, ठीक है। और इसे उस एटवुड वाले केस में से ब्लू पेंसिल रूल कहा गया था। समझ में आ गई बात, ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है, अभी मेंस दे रहे हैं बच्चे, उनको अभी तक ये कंफ्यूजन है
क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। समझ में, आप लोगों के साथ ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने आगे। फ्री कंसेंट डाल लीजिए टॉपिक। फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सम्मति, सेक्शन 13 और 14 हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। सेक्शन 13 में क्या बताया गया है? कंसेंट डिफाइन, ठीक है। कंसेंट को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। सम्मति को निकालिए सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या बोल रहा है? बैरक को हैंड टू हैंड ओपन किया करो। क्लास में आते बैरक के साथ ही चलेंगे हम लोग। बैरक की एक एक लाइन पढ़ेंगे, उसके साथ डिक्टेशन करेंगे, दोनों चीजें साथ लेकर चलनी है। कंसेंट की डेफिनेशन देखिए, टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो इसमें बोला गया है कि दो जो व्यक्ति होते हैं वो सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जब वे किसी एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिक्टेशन करवाऊंगी इसके ऊपर, ठीक है। ये है कि ए के पास क्या है? दो कार है, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ये दिमाग में बिठा लो चीजें। उसके पास क्या है? एक तो मारुति है और एक क्या है? होंडा। दो कार है इसके पास, टू कार्स, ठीक है। बी को बेचने का प्रपोजल दिया, लेकिन ए क्या बेचना चाहता है? उसे अपनी मारुति। ए क्या बेचना चाहता है? मारुति। और बी क्या खरीदना चाहता है? इसकी होंडा, ठीक है। तो ये कंसेंट हुई? ये कंसेंट हुई? ये कंसेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक ही चीज पर एक ही सेंस में अग्री नहीं हुए हैं, एक ही वस्तु पर एक ही भाव में सम्मत नहीं हुए हैं। अगर ए भी उसे ए मारुति बेचना चाहता और बी भी मारुति खरीदना चाहता तो क्या होता? ये कंसेंट हो जाती। लेकिन यहाँ पर सेम सेंस नहीं है, ठीक है। एक ही चीज पर सेम सेंस नहीं है। कंसेंट ये नहीं होती है, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक असेंट होती है और एक क्या होती है? कंसेंट, ठीक है। असेंट क्या है? सिंगल पर्सन की। जैसे प्रेसिडेंट की क्या मिलती है? असेंट। वर्ड्स को हमेशा ऐसा, बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे आप अपना मेंस निकाल लोगे, आप अपना प्रीलिम्स निकाल लोगे पढ़ पढ़ा के, लेकिन आपका इंटरव्यू रुक जाएगा एक एक वर्ड्स पर। क्यों रुकेगा? तो आपको वर्ड्स का मीन नहीं पता होगा। जैसे हम असेंट को कंसेंट बोलते हैं या कंसेंट को असेंट बोलते हैं, तो चीजें क्या हो जाएगी? पूरी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। असेंट क्या होती है? सिंगल पर्सन की होती है। कोई भी एक पार्टी अगर कोई भी अपनी रजामंदी दे रही है तो वो क्या हो गया? आपका असेंट हो गया। जैसे प्रेसिडेंट की अगर किसी भी एक्ट को एनफोर्स करना है तो प्रेसिडेंट या गवर्नर की क्या मिलती है? असेंट मिलती है, ना कि कंसेंट मिलती। तो कंसेंट क्या होती है? दो पर्सन की होती है। मतलब जो प्रोमिसर होता है और जो प्रोमिसी होता है, उन दोनों की असेंट मिलकर क्या बनती है? कंसेंट बनती है। समझ में आ गई? प्रोमिसर और प्रोमिसी की असेंट मिलकर क्या बनती है? कंसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम कर रहे हैं कि ये जो कंसेंट वाला पॉइंट है वो तभी माना जाएगा जब कोई एक चीज होगी और दोनों जो पार्टीज है उनका सेम सेंस होगा। अगर दोनों के सेंसेस में अगर कोई भी डिफ्रेंशिएट होता है, कोई भी अगर विभिन्नता है, तो वो क्या हो जाएगा? कंसेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ डेफिनेशन में? तो डेफिनेशन के लिए आप जगह छोड़ दीजिए, ये आप लिख लेना, बाकी हम आगे का लिखते हैं, ठीक है। इसका एक लीगल टर्म है, बताया भी कई बार, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। कंसेंसस एड एडम। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है म्यूटिंग ऑफ माइंड्स। म्यूटिंग ऑफ माइंड्स। आजकल आपको इंटरप्रिटेशन ही सबसे अच्छा आना चाहिए। आरजेस पास करना है तो इंटरप्रिटेशन अच्छे से याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन डिलीट किसके होते हैं? इंटरप्रिटेशन के होते हैं। हमेशा है ना, जो 2-3 साल से हाई कोर्ट क्वेश्चंस डिलीट कर रहा है ना, वो इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस डिलीट कर रहा है। उसे डील नहीं हो पाता ढंग से इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को। म्यूटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब होता है मस्तिष्क का मिलन। क्या होता है?
भाई एक चीज सुनी होगी ना, आईपीसी में जो सेक्शन 34 है, अब तो बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, सेक्शन 34 जो हुआ करता था उसमें भी क्या होता था कि कॉमन इंटेंशन के लिए क्या होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। दोनों जो सबके जो मस्तिष्क है ना, सबके दिमाग है, वो एक ही तरह का इंटेंशन रखे, उनकी मीटिंग्स हो गई हो माइंड की, तो ही क्या होगा, कॉमन इंटेंशन बोला जाएगा। म्यूटिंग लिखा है, तो मैंने मीटिंग नहीं लिखा है, सॉरी मीटिंग ही है, मैंने म्यूटिंग लिख दिया, सॉरी। हाँ मीटिंग ऑफ माइंड, म्यूटिंग लिख दिया, सॉरी सॉरी, वो मेरा कंसेप्ट गलत। तो मीटिंग ऑफ माइंड्स क्या होता है, मस्तिष्क जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, आपका सेम सेंस दिखाते हैं। जिस तरह कॉमन इंटेंशन में मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, उसी तरह से जो आपका कंसेंट है उसमें भी क्या होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। ठीक है, लिखिए आगे। अब मैं डिक्टेशन करवा दूं, समझ में आ गया डेफिनेशन क्या बोल रही है, चलिए डिक्टेशन कीजिए। कंसेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 13, लिखिए, इसके बाद लिखना, कंसेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 13, कंसेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 13 of Indian Contract Act, consent is defined under section 13 of Indian Contract Act, full stop. When the parties agrees upon, when the parties agrees upon, when the parties agrees upon same thing, when the parties agrees upon same thing in the same sense, same thing in the same sense, comma, they have said to be, they have said to be, they have said to be at, they have said to be at consensus ad idem, ये लिखना, consensus ad idem, इसे इन्वर्टेड कॉमा में कर लेना, कंसेंसस एड एडम को, दैट इज देयर इज मीटिंग ऑफ माइंड्स, दैट इज देयर इज मीटिंग ऑफ माइंड्स, दैट इज देयर इज मीटिंग ऑफ माइंड्स। हिंदी में लिखिए, सम्मति को भारतीय संविदा अधिनियम की धारा, सम्मति को भारतीय संविदा अधिनियम की धारा, आपका सिर्फ ये वाला भी आ सकता है, आजकल पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, ऐसा नहीं है कि 13 उठाकर देंगे पूरा, आपको डायरेक्ट ये टर्म भी दे सकते हैं, आपको इस पर लिखना होता है, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। आजकल ये टर्म भी उठ के आ सकती है डायरेक्ट, और इसके ऊपर आपको डिक्टेशन लिखना होगा, तो दिमाग क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है। आगे समझ में बात, लिखो हिंदी में, सम्मति को भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 में परिभाषित किया गया है, सम्मति को भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 में परिभाषित किया गया है, सम्मति को भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 में परिभाषित किया गया है, पूर्ण विराम, जब पक्षकार किसी एक चीज पर, जब पक्षकार किसी एक चीज पर, जब पक्षकार किसी एक चीज पर समान भाव में सहमत होते हैं, जब पक्षकार किसी एक चीज पर समान भाव में सहमत होते हैं, समान भाव में सहमत होते हैं, तब कहा जाता है कि, तब कहा जाता है कि, तब कहा जाता है कि उनके मध्य, तब कहा जाता है कि उनके मध्य आम सहमति है, तब कहा जाता है कि उनके मध्य आम सहमति है, अर्थात मस्तिष्कों का सम्मिलन है, अर्थात मस्तिष्कों का सम्मिलन है, अर्थात मस्तिष्कों का सम्मिलन है। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, दिस फ्रेज ओरिजिनली केम फ्रॉम, दिस फ्रेज, फ्रेज का मतलब क्या होता है, फ्रेजल्स आती है ना आपके, इसे वाक्यांश बोलते हैं। फ्रेज का मतलब क्या होता है, वाक्यांश। मुहावरे, लोकोक्तियां वो होता है, इडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होती हैं, लेकिन इसे वाक्यांश बोला जाता है। जब कोई एक चीज हम उठाते हैं, जैसे ये वाली आपका कंसेप्ट हो गया, या कोई भी एक वर्ड आपने निकाला किसी भी पूरे, जैसे बैरक में कुछ लिखा हुआ है, आपने कोई एक पर्टिकुलर उस पैरा को उठा लिया,
तो उसे हम वाक्यांश बोलते हैं, ठीक है। वो अलग चीज होती है मुहावरे लोकोक्तियां, वो फ्रेज नहीं होती, वो फ्रेजल होती है, ठीक है। चलिए लिखिए आगे। दिस फ्रेज ओरिजिनली केम फ्रॉम, दिस फ्रेज ओरिजिनली केम फ्रॉम न्यूयॉर्क सिविल कोड, न्यूयॉर्क सिविल कोड। यहाँ का सिविल कोड है ना, जैसे वैसे वहां भी क्या है, सिविल कोड होता है, न्यूयॉर्क सिविल कोड। दिस वॉज यूज्ड बाय, दिस वॉज यूज्ड बाय, दिस वॉज यूज्ड बाय लॉर्ड हैनन, लॉर्ड हैनन। इन लॉर्ड हैनन इन, कौन सा केस है, रैफल्स वर्सेस, बहुत, रैफल्स वर्सेस विचल हॉर्स, इनकी ये है विचल हॉर्स, यू भी है, इनके नाम ऐसे है ना। वो मैं सोच रही थी, वो जो आपको बोला था ना, मैंने आइडिया दिया था कि एक एक पिटीशन फाइल की जाए कोर्ट में कि अच्छे अच्छे नाम रखे जाएं बच्चों के, आगे उन्होंने केस किया तो हमें बड़ी दिक्कत होती है याद करने में। अभी जैसे ऐसे नाम रख दिए तो कितनी दिक्कत है ना याद करने में, ठीक है। आपकी तरफ से मैं करूंगी इस चीज की पिटीशन फाइल कि बच्चों के नाम अच्छे इजी इजी रखो, KLMM सब कुछ रख दो, लेकिन ऐसे मत रखो, इतने खतरनाक खतरनाक। हाँ, बहुत मुसीबत हो जाती है ना, मैं समझ सकती हूँ कि कैसे याद हो लेकिन क्या करें, अब जो चीजें, अब जैसे ये वाला आपके आ जाता है कंसेसस और इडम आ जाता है, तो आपको यही सब लिख कर आना है, तभी तो आपको नंबर मिलेंगे अच्छे अच्छे। भैया आपको कंसेप्ट ही पता होगा कि कहाँ से आया है, कौन से केस में आया है, ठीक है। लिख लिया, इन रैफल्स वर्सेस विचल हॉर्स, 1864 का केस है ये। हिंदी में लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, यह वाक्यांश, यह वाक्यांश मूलतः, यह वाक्यांश मूलतः है, यह वाक्यांश मूलतः न्यूयॉर्क सिविल संहिता से आया है, यह वाक्यांश मूलतः न्यूयॉर्क सिविल संहिता से आया है, यह वाक्यांश मूलतः न्यूयॉर्क सिविल संहिता से आया है। इसका इसका लॉर्ड हैनन ने, इसका लॉर्ड हैनन ने, इसका लॉर्ड हैनन ने रैफल्स वर्सेस विचल हॉर्स में, लिख लीजिएगा ये केस, रैफल्स वर्सेस विचल हॉर्स में उपयोग किया। इसका लॉर्ड हैनन ने रैफल्स वर्सेस विचल हॉर्स में उपयोग किया, उपयोग किया, ठीक है। यहां तक आया समझ में चीजें, आगे चलिए। द इंडियन डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 13, आगे लिखिए इसी में, द इंडियन डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 13, द इंडियन डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 13 इज बेस्ड ऑन, द इंडियन डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 13 इज बेस्ड ऑन this above mentioned case, based on this above mentioned case, this above mentioned case। हिंदी में लिखिए, धारा 13 की परिभाषा, धारा 13 की ये भारतीय परिभाषा लिखिए, धारा 13 की भारतीय परिभाषा, भारतीय परिभाषा उपयुक्त लिखित मामले पर आधारित है। धारा 13 की भारतीय परिभाषा उपयुक्त लिखित मामले पर आधारित है, मतलब जो आपका सेक्शन 13 आया है वो किससे आया है, इस केस से आया है। आ गई समझ में। विचल रैफल्स वर्सेस विचल हॉर्स के केस में जो बोला गया था उस पर बेस्ड किए इस डेफिनेशन को, कि टू और मोर पर्संस कब कहे जाते हैं कंसेंट में, जब वो एक ही चीज पर एक ही सेंस में क्या होते हैं, अग्री होते हैं। समझ में आ गई 13 क्लियर। अब हम सेक्शन 14 पर आ जाए, मुझे लग रहा है अच्छे से क्लियर हुआ होगा, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो मुझे, इसमें क्या डाउट होगा, ऐसे कहेंगे 2 लाइन में क्या डाउट है चल चीजें अच्छे से समझ में आना चाहिए, एक बार में इतना दिमाग में चली जाए कि दोबारा हमें पढ़ना ही ना पड़े।
अगर कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना तो बार बार रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। वो होता है ना चीजों के पीछे भागना, यार मेरा एक शब्द छूट गया मैं तो सभी भूल गया। एग्जाम में क्या होता है, आप लोगों ने भी एग्जाम का प्रेशर नहीं झेला है, वो जो मेंस का प्रेशर होता है मेंस में लिखने का, उस टाइम एक एक वर्ड बहुत मैटर करता है। अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर है तो वो कभी नहीं घबराता। वो क्यों नहीं घबराएगा, क्योंकि जब वो लिखने बैठेगा तो उसे ये डर नहीं है कि मैं एक शब्द भूल जाऊंगा या मैं एक कॉमा भूल जाऊंगा या मैं एक वो चीजें भूल जाऊंगा अंदर क्या लिखना है। उसे ये पता है कि यार मुझे पता है कि मुझे क्या लिखना है, मुझे कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली मैं अपनी लैंग्वेज में बनाकर भी लिख सकता हूँ। जैसे आज आपको पता चल गया कि कंसेंट की डेफिनेशन क्या होती है, क्या क्या चीजें हैं, तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में भी डिक्टेट कर सकते हो। लेकिन जो रट के जाएगा कि अच्छा टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग, अगर एक भी चीज गई तो आपका जो बेस है वो चला गया। जैसे सेम थिंग भूल गए लिखना, सेम सेंस लिखना भूल गए तो क्या होगा, कल्याण हो जाएगा डेफिनेशन का। इसलिए हमेशा समझ के पढ़ो, रट के मत पढ़ना कभी भी। रटोगे भूलोगे और वो एग्जाम का प्रेशर सब कुछ भुला देता है। अभी एक एक्ट है, उस टाइम आपके पास पूरा सिविल एक साथ होता है, पूरा क्रिमिनल एक साथ होता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए वो चीजें हमने झेली हुई है, इसलिए हम आपको अपनी एडवाइस देते हैं कि आप सब ये मत करना। रटने वाली चीजें कभी भी एग्जाम को नहीं निकलवा सकती। ठीक है, चलिए सेक्शन 14 पर आ जाइए, फ्री कंसेंट। स्वतंत्र सम्मति। अब तक क्या पढ़ी, कंसेंट, अब क्या पढ़ेंगे, फ्री कंसेंट। ठीक है, लिखिए इसमें, फिर समझाती हूं। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय हिंदी में भी लिख लीजिए, सम्मति स्वतंत्र कही जाती है, सम्मति स्वतंत्र कही जाती है, सम्मति स्वतंत्र कही जाती है जब वह कारित नहीं की जाती, जब वह कारित नहीं की जाती। आगे डैश लगा लेना इसके, जब वह कारित नहीं की जाती। इसे आप नंबर्स में लिखो, चार्ट में लिखो। फर्स्ट कॉर्शन, सेक्शन 15 क्या है ये, प्रपीड़न, प्रपीड़न द्वारा फिर है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्यक असर, सेक्शन 16 फ्रॉड, कपट, सेक्शन 17 मिसरिप्रेजेंटेशन, दुर्व्यपदेशन, सेक्शन 18 और लास्ट क्या है आपका, मिस्टेक। क्या है, मिस्टेक, भूल। सेक्शन 20, 21 और 22 तीन आते हैं ना मिस्टेक में, कौन कौन से आते हैं, 20, 21, 22, 20, 21, 22। इसमें दो मिस्टेक की बात करिए, एक बायलैटरल मिस्टेक की बात करिए, एक यूनिलैटरल मिस्टेक की बात करिए, द्विपक्षीय भूल और एक पक्षीय भूल। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हम आएंगे इसके ऊपर। अब आप देखिए, ये जो तीनों चारों हैं ये तो क्या होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होते हैं, अगर कोई भी कंसेंट है अगर इनसे इफेक्टेड है, आई समझ में बात, अगर उसमें किसी भी तरह का कॉर्शन होता है, प्रपीड़न, उसमें असम्यक असर होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, उसमें फ्रॉड होता है जो सेक्शन 17 में डिफाइन है, उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, तो क्या हो जाती है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, शून्य करनी है सविता। अंडर सेक्शन 19 और 19A, ठीक है, अंडर सेक्शन 19 और 19A। अब आगे चलिए,
अब हम बात करते हैं मिस्टेक की। अगर मिस्टेक में है तो दो चीजें होती है, एक होता है वॉइड और एक क्या हो जाता है, वैलिड। क्या हो जाता है, वैलिड, मतलब शून्य भी होती है और ये क्या होती है, वैध। कैसे होती है ये भी समझ लो, ये चार्ट बना लेना, बहुत काम का आएगा। अंडर सेक्शन 20 दो तरह की मिस्टेक होती है, एक बायलैटरल होती है और एक क्या होती है, यूनिलैटरल होती है। देखो मैं एक चीज बता देती हूँ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। आज बनाई लो हाथों हाथ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब तथ्य की भूल और विधि की भूल। तथ्य की भूल में दो तरह की मिस्टेक होती है, एक कौन सी होती है, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय भूल, और एक क्या होती है, यूनिलैटरल मतलब एक पक्षीय भूल। तो बायलैटरल मिस्टेक किसमें, हमारे सेक्शन 20 में। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में सेक्शन 20 में क्या बोला है, जब दोनों पार्टीज मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हो, तथ्य की भूल में हो, जो उसके लिए क्या है, मटीरियल है, तात्विक है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो वॉइड हो जाता है। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट आपका जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अगर बायलैटरल मिस्टेक होती है तो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। अब बात करते हैं हम यूनिलैटरल मिस्टेक की, तो इसमें हमारा कौन सा आता है, सेक्शन 22। कौन सा आता है, सेक्शन 22 आता है, जहां दोनों में से एक पार्टी क्या होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में होती है। यहां क्या थी, दोनों पार्टीज मिस्टेक ऑफ फैक्ट में थी, और यहां पर क्या है, एक पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है, तो ये वॉइड होगा क्या। इसका मतलब सीपीसी पढ़ी है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ी। इसमें आता है नॉट वॉइडेबल। क्या आता है, तो नॉट वॉइडेबल का मतलब क्या हो गया, मींस वैलिड। क्या हो गया, वैलिड। भाई अगर कोई भी, इसमें क्या लैंग्वेज यूज करी है 22 में, आपको सब पढ़ेंगे अपन, अभी आगे जाएंगे, मैं सिर्फ चार्ट बनवा रही हूं कि अगर कोई भी एक पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में होती है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो नॉट वॉइडेबल होगा। नॉट वॉइडेबल का मतलब क्या हो गया, वैलिड हो गया। ना तो वॉइड है ना वो वॉइडेबल है, तो फिर क्या हो गया, वो वैलिड हो गया, मतलब उसमें कोई रिलीफ ग्रांट नहीं हुआ। अगर दोनों पार्टीज किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आ जाती है तो रिलीफ ग्रांट कर देते हैं। वॉइड होना, वॉइडेबल होना क्या दिलाता है आपको, रिलीफ दिलाता है। अब मैंने मैरिज को एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी अगर ऐसे इंसान से मैरिज कर लेता है जिसने उसको छुपा के मैरिज करी है, ठीक है, कोई शादी कर लेता है, सामने वाली पार्टी को मिर्गे के दौरे पड़ते हैं, उसे बाद में पता चलता है शादी के बाद, तो उसके पास क्या ऑप्शन रहता है, वॉइडेबल है, वो वॉइडेबल मैरिज हो गई ना वो, तो उसके पास क्या ऑप्शन रहता है कि या तो उसे जाकर क्या करवा ले, वॉइड डिक्लेयर करवा ले, ठीक है, नल नल हो जाएगी मैरिज, या फिर क्या करे, कंटिन्यू करे। पार्टी के ऊपर है ना, पार्टी चाहे तो उसे निभाए, पार्टी चाहे तो नहीं निभाए, दूसरा जो पार्टी है। किसमें, कौन से वाले मिस्टेक ऑफ फैक्ट में रही है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट अलग होती है, फ्रॉड अलग चीज होती है, वो फ्रॉड है, वो से अपने ऊपर आ गया, 17 में आ गया, वो फ्रॉड में आ गया, छुपा कर की ना शादी। हाँ, वो तो कंसेंट वाली बात थी, कहाँ से कहाँ, कौन सा भानुमति का कुंभा जुड़ रहा है। अरे मिस्टेक अलग चीज होती है, कोई भी चीज अगर जैसे जैसे आपने सीपीसी में पढ़ा होगा कि पार्टीज बनाना चाहिए, पार्टीज बनाना चाहिए किसी भी सूट के लिए। भाई अगर आप कोई भी अगर सूट फाइल कर रहे हो तो पार्टीज होगी, नेसेसरी पार्टी को ही भूल गए, आपने कोई मिस्टेक कर दी हो। मिस्टेक का मतलब होता है भूल करना, कि भाई हम भूल ही गए चीजों को। फ्रॉड अलग चीज होती है, वो इंटेंशनली किया जाता है। किसी ने मिस्टेक कर दी हो कि भाई, जैसे आप अभी लॉ वाली में आ रहे हैं ना, वहां बताऊंगी। जैसे आप कहीं गए हो घूमने के लिए, विदेश में गए हो, विदेशी जहाज पे घूम रहे हो, वहां कोई एनफोर्स हो गई, उसी टाइम इंडिया में कोई लॉ एनफोर्स हो गया, आपने उसी के अंडर कोई मिस्टेक कर दी,
ठीक है, जो उस लॉ से गवर्न हो रहा है, नए लॉ से भी गवर्न हो रहा है वो। आप तो आके कहोगे मुझे क्या पता, मैं तो जहाज पे घूम रहा था, वहां मुझे थोड़ी पता था कि कोई इंडिया में एनफोर्स हो गया नया लॉ, तो मैं थोड़ी ना इसके लिए लायबल हूं। लेकिन नहीं, आप लायबल हो, क्योंकि लॉ क्या प्रिजम्पशन करती है भाई, लॉ क्या प्रिजम्पशन करता है कि जो लॉ होता है उसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। तो इस जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है वो एक्सक्यूजेबल होता है, क्षम्य योग्य होता है, लेकिन जो मिस्टेक ऑफ लॉ होता है वो नॉन एक्सक्यूजेबल होता है, मतलब उसे क्षम्य नहीं किया जा सकता। विधि की भूल क्या होती है? अक्षम्य होती है। और तथ्य की भूल क्या होती है? क्षम्य होती है। मतलब विधि का सबको ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई मिस्टेक ऑफ लॉ करता है तो बात आ गई ना। आप तो ये कह दोगे कि भाई मुझे क्या पता, भाई यहाँ एनफोर्स हो गया कोई लॉ और मैं उससे गवर्न भी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन आप हो गए। समझ में आई बात? मिस्टेक में और फ्रॉड में फर्क है। फ्रॉड में क्या है, उसे उसको पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो शादी कर रहा था जब उसको पता नहीं था कि मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, बाद में इस पार्टी को पता चलेगा, फ्रॉड कर दिया ना उसने। कौन सी कंसेंट वैलिड होगी? तो उसमें रिलीफ ग्रांट ही हुआ ना। कार बेचने वाला अलग चीज है, वो कंसेंट वाले में हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। हाँ, तो कंसेंट कहाँ हो रही है, तो उसे रिलीफ कहाँ ग्रांट हो रहा है। अगर इसको यहाँ वॉइडेबल कर देते या वॉइड कर देते तो उसे रिलीफ मिलता ना, आगे लाइबिलिटी नहीं फॉलो करनी पड़ती। यहाँ तो लाइबिलिटी फॉलो करनी पड़ेगी ना। आप ये क्यों समझ रहे हो कि अगर कोई चीज वॉइड हो रही है, वॉइडेबल हो रही है, तो उससे सामने वाले को किसी तरह का उसके ऊपर उसे रिलीफ नहीं मिल रहा? उसे तो रिलीफ मिल रहा है भाई। दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखते हो तो आपको अपनी लाइबिलिटी तो करनी पड़ेगी ना पूरी। जैसे आपको कोई चीज देनी है तो चीज देनी पड़ेगी, सामने वाले को पैसे देने तो वो देने पड़ेंगे, लाइबिलिटी में आएगा ना आदमी। और अगर वही चीज वही डिक्लेयर हो जाती तो लाइबिलिटी खत्म, ना आपको पैसे देने ना आपको सामान देना। आ रही समझ में? वॉइड और वॉइडेबल होना रिलीफ ग्रांट करना होता है। इसमें ये बोला जाता है कि अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है यूनिलेटरल तो किसी तरह का रिलीफ ग्रांट नहीं किया जाएगा। उस दूसरे वाली पार्टी की क्या गलती थी? भाई दोनों ही पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हो तो समझ में आता है, भाई दोनों की ही गलती थी, दोनों को ही नहीं पता था। लेकिन अगर एक पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है, जैसे किसी ऐसे किसी को पता है कि कोई इंसान मर चुका है और उससे शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक को पता है दूसरे को नहीं पता। जहां दोनों पार्टी जानती है चीजों के बारे में, वहां तो फिर वॉइड ही करेंगे ना डिक्लेयर, रिलीफ ग्रांट हो जाएगा। आ रही समझ में बात? इसको इधर उधर से मत जोड़ो, इसलिए तो चीजों को अलग अलग पढ़ा रही हूँ ताकि इधर उधर का कुनबा ना जोड़ो। भाई जिसका एग्जाम्पल वही रखो, उस एग्जाम्पल को इधर मत लेकर आओ। ठीक है, चीजें अभी इसको डिफाइन तो होने दो, तभी मैं इसलिए नहीं करवा रही थी ये चार्ट। मैंने सोचा हाथों चार्ट बनवा देती हूँ, पर गलत। मैं जिस दिन सोचती हूँ ना कि कुछ आगे एक्स्ट्रा कर दूं, बच्चों का दिमाग घूम जाता है। अभी मैं ऊपर तक बनवा रही थी, फिर मैं सोचा हाथों हाथ मिस्टेक का भी बनवा देती हूँ, इससे आपको यही क्लियरिटी हो जाएगी क्या चीज होती है। चलो अब बना लिया तो आगे चलते ही हैं। सेक्शन 22 में बताया गया है कि जो अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर सिंगल पार्टी की है तो उसे किसी भी तरह का रिलीफ नहीं मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड ही रहेगा, उसे वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ना वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर दोनों पार्टीज अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में होती है तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है, आगे मिस्टेक ऑफ लॉ की हम बात करते हैं तो ये सेक्शन 21 में बताया गया है। एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ, अरे मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, मैं ये सोच रही हूँ मैं क्या लिख रही हूँ, अंग्रेजी विधि की भूल और एक क्या होती है? मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, भारतीय विधि की भूल। तो यहां आती है एक नई कहानी, जो आपके आरजेएस का फॉरमोस्ट क्वेश्चन भी होता है कि मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ होगी तो उसे क्या माना जाएगा? एज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा। जो सेक्शन 21 है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, जो आरजेएस में आता है। उसमें बताया गया है कि जो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ होती है उसे क्या कंसिडर किया जाता है? एज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो उसमें क्या हो जाएगा? वो
वॉइड हो जाएगा। क्या है? शून्य मानी जाएगी। मतलब अगर कोई फॉरेन लॉ की मिस्टेक करता है, भाई आप भी कहोगे कि मुझे क्या पता विदेश में क्या कानून लगता है, मैं अपने कानून की जानकारी रख लूं वही बहुत है। अब विदेश के कानून की जानकारी रखना भी मेरा काम है क्या? यही होगा ना आपका कंसेप्ट, आपकी क्या कहानी होगी। तो वहां अगर आप मिस्टेक करते हो फॉरेन लॉ के रिगार्डिंग, तो वो क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है, मतलब आपको रिलीफ ग्रांट कर दिया जाता है। आपने बोला मुझे अंग्रेजी विधि का क्या पता क्या चल रहा है, रिलीफ तो मिलना चाहिए, तो रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन इंडियन लॉ की मिस्टेक कर दी तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है वो क्या है? नॉट वॉइडेबल, मतलब वैलिड। इंडियन लॉ में अगर आप मिस्टेक करोगे तो वो क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका 21 का, इसी का एग्जाम्पल दे रखा है 21 में, जो इलस्ट्रेशन दे रखा है वो उठा के पूछते हैं, या कई बार चेंज भी कर सकते हैं उसको। तो उसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, या तो नॉट वॉइडेबल लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा? वैलिड लिखा होगा। या तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें या तो नॉट वॉइडेबल लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा? वैलिड लिखा होगा। तो दोनों में से जो भी आपको मिलता है, नॉट वॉइडेबल मिलता है आपको नॉट वॉइडेबल पर टिक करना है। अगर आपको नॉट वॉइडेबल नहीं मिलता है ऑप्शन में, अगर वैलिड मिलता है तो आपको वैलिड पर टिक करना है। समझ में आ गया? वैलिड हो या नॉट वॉइडेबल हो, दोनों में से एक पर आपको टिक करना है। क्लियर? तो ये हमारी पूरी कहानी है। ये आपके 21 में जो लॉ की मिस्टेक है वो कौन से सेक्शन में बताई गई है? 21 में। और 20 और 22 में कौन सी है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, जो यूनिलेटरल मिस्टेक और बायलेटरल मिस्टेक की बात कर रहा है। क्लियर? क्लियर? पढ़ोगे तब, एक बार और पढ़ोगे तब समझ में आएगा। और अगर कल भी समझ में नहीं आया तो मुझे दोबारा बोल देना, मैं दोबारा चार्ट बना दूंगी, दोबारा समझा दूंगी। जब तक समझ में नहीं आएगा मैं चीजें समझाती ही रहूंगी। ये मत सोचना कि मैंने आफत काट दी, एक बार बताया अब दोबारा बोर्ड पे बनाऊंगी नहीं। तुम जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार समझाऊंगी, समझ में आना चाहिए। जब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो तो दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कहीं से भी कुछ भी पूछो, हमारा कंसेप्ट नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलिए। टॉपिक डालिए, कंसेंट नॉट कॉज्ड बाय। आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। सम्मति कारित नहीं की जाती द्वारा। लिखा है ना इसमें, कंसेंट नॉट कॉज्ड बाय, फिर आगे आ जाते हैं कॉर्शन, फिर आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाता है, फ्रॉड आ जाता है, फिर मिसरिप्रेजेंटेशन आ जाता है और मिस्टेक आ जाती है। ठीक है, तो ये टर्म क्यों दी गई है लिखिए इसमें। कंसेंट इज सेड टू बी, कंसेंट इज सेड टू बी, कंसेंट इज सेड टू बी सो कॉज्ड, कंसेंट इज सेड टू बी सो कॉज्ड, consent is said to be so caused when it would not have, when it would not have, when it would not have been given, when it would not have been given, but for the, when it would not have been given, but for the, but for the existence of, but for the existence of such, existence of such caution, caution, comma, undue influence, caution, comma, undue influence, comma, fraud, fraud, comma, misrepresentation, misrepresentation और mistake, misrepresentation और mistake। टू विशिएट द कॉन्ट्रैक्ट, लिखो आगे, टू विशिएट द कॉन्ट्रैक्ट। विशिएट का मतलब क्या होता है? विशिएट का मतलब क्या होता है? दूषित करना। विशिएट द प्रोसीडिंग करते हैं ना, किसी भी प्रोसीडिंग को विशिएट करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए गलत। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट सीधा सीधा हो रहा है,
लेकिन कॉर्शन ने आके, मिस रिप्रेजेंटेशन ने आके, फ्रॉड ने आके, मिस्टेक ने आके उसे क्या कर दिया, विशेड कर दिया, ठीक है, दूषित कर दिया। जहां सीधी सीधी कहानी चल रही थी वहां कुछ ऐसा आ गया जो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर गया, खराब कर गया, ठीक है। लिखिए, टू विशिएट द कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट शुड हैव बीन, consent should have been, to vitiate the contract consent should have been actually caused by, consent should have been actually caused by, ये सब दोबारा से, कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और मिस्टेक। हिंदी में लिखिए, इस टॉपिक में अब लिखिए आगे हिंदी में, सम्मति तब कारित की गई कही जाती है, सम्मति तब कारित की गई कही जाती है, सम्मति तब कारित की गई कही जाती है जब वह प्रपीड़न, जब वह प्रपीड़न कौमा असम्यक असर, प्रपीड़न कौमा असम्यक असर कौमा दुर्व्यपदेशन, दुर्व्यपदेशन, दुर्व्यपदेशन या भूल के अभाव में, या भूल के अभाव में नहीं दी गई होती, या भूल के अभाव में नहीं दी गई होती, या भूल के अभाव में नहीं दी गई होती। संविदा को दूषित करने के लिए, संविदा को दूषित करने के लिए, संविदा को दूषित करने के लिए सम्मति का, संविदा को दूषित करने के लिए सम्मति का वास्तविक रूप से, सम्मति का वास्तविक रूप से प्रपीड़न, वास्तविक रूप से प्रपीड़न, असम्यक असर, दुर्व्यपदेशन या भूल द्वारा कारित होना चाहिए। संविदा को दूषित करने के लिए सम्मति का वास्तविक रूप से प्रपीड़न, असम्यक असर, दुर्व्यपदेशन या भूल द्वारा कारित होना चाहिए। आगे समझ में, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तब तक विशिएट नहीं होगा, तब तक ये सारे जितने भी एलिमेंट्स है वो नहीं आते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करना, इफ द कंसेंट इज नॉट फ्री, इफ द कंसेंट इज नॉट फ्री, इफ द कंसेंट इज नॉट फ्री, comma, the contract is a voidable contract. If the consent is not free, the contract is a voidable contract. Under section 19, the contract is a voidable contract under section 19 if it is caused by, if it is caused by, if it is caused by, तीन चीजें लिखनी है, कॉर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। देखिए, कॉर्शन हो गया, फ्रॉड हो गया और ये मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया। इन तीनों में ही सेक्शन 19 लगता है, देना हाथ से छूट गया, सॉरी। देखिए, इन तीनों में क्या लगेगा, सेक्शन 19 लगेगा, और जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसके लिए क्या है, सेक्शन 19A। ये जो तीनों है उनको उनके बारे में ही बताया गया है। 19N बाद में ऐड की गई थी, पहले ऐड नहीं की गई है, ये लिखेंगे हम आगे कौन से अमेंडमेंट से किससे ऐड किया है 19A को। तो ये तीनों के बारे में अगर कोई भी अगर एलिमेंट आता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो वो सेक्शन 19 में कवर होती है, और अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है तो वो कहाँ कवर होगा, सेक्शन 19A में कवर होगा, ठीक है। और मिस्टेक वाला तो अलग ही कंसेप्ट चलता है, वो तो वॉइड और वैलिड है, ठीक है, वो वॉइडेबल है ही नहीं, तो हम उसमें 19 और 19 क्या लगाएंगे। हिंदी में लिखिए आगे, यदि सम्मति स्वतंत्र नहीं है, यदि सम्मति स्वतंत्र नहीं है तो संविदा, यदि सम्मति स्वतंत्र नहीं है तो संविदा धारा 19 के अंतर्गत, आज मेरे सेंसर्स थोड़े से गायब हैं,
कुछ ऐसे निकल जाए मुंह से तो, क्योंकि यार मेरी तबीयत खराब है, परसों से मुझे बुखार आ रहा है, बहुत हाई फीवर है। तो मैंने मेडिसिन लेते हैं ना, तो उससे नींद रहती है ना दिमाग में, वो नींद है। अभी भी ऊपर ऐसे काम करते करते मुझे झपकी आ गई थी, तो आज मेरे साथ वो वाला सीन हो रहा है। वो सेंसेस थोड़े से इधर उधर चले जाते हैं, इसलिए मैं मेडिसिन नहीं खाती। मेडिसिन खाते सेंसेस गायब हो जाता है, करते क्या है और होता क्या है वाला सीन है। इसलिए आज कोई भी चीज ऐसे हो रही है। अभी पेन इसलिए छूटा, वरना आज इतने टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते पेन तो उधर नहीं गया। आज मेरे को सच में बहुत मतलब ऐसा, अभी ऊपर में मुझे नींद ही आ रही थी। मेरी वो एक मेडिसिन है जुकाम वाली होती है ना, सेक्ट्रिजाइन, उसको खाना तो नींद की गोली खाने के बराबर लगता है। वैसे भयंकर वाला सिर को खत्म कर देता है, मतलब सेंसेस गायब कर देता है। वो ही हो रहा है मेरे साथ आज। यदि सम्मति स्वतंत्र नहीं है तो संविदा धारा 19 के अंतर्गत शून्य करणीय संविदा है। तो संविदा धारा 19 के अंतर्गत शून्य करणीय संविदा है यदि वह प्रपीड़न यदि वह प्रपीड़न, कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा यदि वह प्रपीड़न, कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा कारित की जाती है। दुर्व्यपदेशन द्वारा कारित की जाती है। आगे समझ में किस तरह से लिखना है, आगे लिखो। इफ द कंसेंट इज कॉज्ड बाय इफ द कंसेंट इज कॉज्ड बाय if the consent is caused by undue influence if the consent is caused by undue influence, the contract will still be undue influence the contract will still be avoidable contract. The contract will still be avoidable contract but under different provision under section 19A under section 19A। हिंदी में लिखिए, यदि सम्मति असम्यक असर द्वारा कारित की जाती है यदि सम्मति असम्यक असर द्वारा कारित की जाती है यदि सम्मति असम्यक असर द्वारा कारित की जाती है तो संविदा तब भी असम्यक असर द्वारा कारित की जाती है तो संविदा तब भी धारा 19A के भिन्न प्रावधान के अंतर्गत धारा 19A के भिन्न प्रावधान के अंतर्गत धारा 19A के भिन्न प्रावधान के अंतर्गत शून्य करणीय संविदा रहेगी। भिन्न प्रावधान के अंतर्गत शून्य करणीय संविदा रहेगी। शून्य करणीय संविदा रहेगी। यहां तक आ गया समझ में। अब एक पैराग्राफ और लिखेंगे हम, उसके बाद थोड़ा सा है, उसके बाद ये आपका 14 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर हम 15 पर मूव करेंगे। लिखिए आगे, अ जर्नल अवरमेंट। अवरमेंट का क्या मतलब बताया था मैंने, द मीन ऑफ अवरमेंट बताया था। ऐसे साफ इनकार करते हो ना, जैसे वो होता है ना, पता नहीं कौन से जहां की एलियन के जमाने की कहानी पूछ लियो कि एलियन कहाँ से उतरते हैं क्लास में। जादू वो देखिए कि मूवी कौन सी, नाम नहीं पता, जादू पता है बस। हाँ वो याद रहता है। इसलिए मैंने पिक्चर का नाम नहीं बताया, लेकिन कितना जल्दी निकल के आया है ना मूवीज उनके। अभी ये बता दो, अरे यार वो वाला सीन किसमें हुआ था, फट से मूवी निकल के आ जाएगी मुंह पर। मूवीज जिस तरह से एक बार देखने पर याद रहती है, मैडम 4-5 बार चीज बताते लेकिन दिमाग में नहीं रहती है, क्यों? इसका मतलब मूवीज में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। यही मैं समझू ना, मेरे प्रिजम्पशंस क्या कहेंगे कि भाई बच्चा मूवी में इंटरेस्ट ले रहा है, पढ़ाई में नहीं ले रहा। बेटा मूवी है ना, मूवी हर इंसान देखता है, लेकिन तुम्हें पढ़ाई क्या बना दी कि जज बनाएगी। वो रुतबा भाई ऐसे ऐसे हर किसी को नहीं मिलता है, ये तो आपको भी पता होगा। और जिससे मिल जाता है उसकी पूरी जिंदगी क्या हो जाती है, सेटलमेंट। जिनके घर में है वो तो समझते भी है, उस चीज को समझते हैं ना, इज्जत, नाम, शोहरत सब मिलता है। नौकरी और भी होती है, मैं नहीं मना करी कि नौकरियां नहीं है, लेकिन नौकरी करना और एक शानो शौकत से नौकरी करना, वो दोनों अलग चीजें होती है। जज की लाइफ क्या होती है, मैं मेरे घर में देखती हूँ, इसलिए मुझे पता है। इसका मतलब होता है कथन।
ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया, ऐसा कौन सा कंसेप्ट पूछा है एग्जाम का। चलो लिखो, द जर्नल अवरमेंट दैट, इसलिए कहती हूँ पढ़ाई करा करो, मैं कभी भी कुछ भी पूछ सकती हूँ। द जर्नल अवरमेंट दैट कंसेंट वॉज नॉट फ्रीली, द जर्नल अवरमेंट दैट कंसेंट वॉज नॉट फ्रीली, the journal averment that consent was not freely to obtain is not enough, freely to obtain is not enough, freely to obtain is not enough, comma, and it is necessary, and it is necessary, and it is necessary to set up, it is necessary to set up one of the vitiating elements comma enumerated under section 14, enumerated under section 14 means the consent should have been caused by one of the element under section 14 to vitiate the contract, under section 14 to vitiate the contract, element under section 14 to vitiate the contract, हिंदी में लिखिए, यह सामान्य कथन की सम्मति स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती थी, यह सामान्य कथन की सम्मति स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती थी, पर्याप्त नहीं है और धारा 14 के अंतर्गत उल्लिखित दोषपूर्ण तत्वों में से एक को स्थापित करना आवश्यक है, अर्थात सम्मति धारा 14 के अंतर्गत संविदा को दोषपूर्ण बनाने वाले तत्वों में से एक के कारण होनी चाहिए। आगे समझ में क्या लिखा आया है? आपका सेक्शन 14 में क्या क्या चीजें हैं ये क्लियर हो गई। सेक्शन 14 बता रहा है कि कंसेंट फ्री कब नहीं है। सेक्शन 13 ने क्या बताया कि कंसेंट क्या है, वो हमने देख लिया कि कंसेंट क्या चीज है, उसके अंदर क्या टर्म है जो यूज की गई है, जो फ्रेज यूज की गई है उसका वो कहां से आया है, और सेक्शन 13 की डेफिनेशन कौन से केस पर बेस्ड है, रैफल्स वर्सेस पिचल हॉर्स के केस पर, ठीक है, उस पर हमारी सेक्शन 13 बना है। फिर सेक्शन 13 में कंसेंट डिफाइन कर दिया, उसके बाद कौन सा आया, सेक्शन 14 आया। तो 14 में बताया गया है कि जो भी कंसेंट है वो फ्री कब नहीं होती है, कंसेंट फ्री ही होती है, लेकिन जब उसके अंदर कॉर्शन आ जाता है, जब उसके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाता है, जब उसके अंदर फ्रॉड आ जाता है, जब उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक आ जाती है, तो वो क्या बन जाता है, फ्री नहीं रहता है, विशिएट हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज कंसेंट क्या हो जाती है, फ्री ही कही जाती है, ठीक है।
आ जाए सेक्शन 15 पर, कुछ पूछना हो तो पूछो। सेक्शन 15 भी बहुत अच्छा सेक्शन है, पहले हम पढ़ते हैं इसको। सेक्शन 15 निकालो डायरेक्ट में, कॉशन, ठीक है निकालिए। चलिए, कॉशन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड। अब इंडियन पिनल कोड तो क्या हो गई आपकी, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। आपको तो एग्जाम में ये लिख के आनी पड़ेगी, अब इंडियन पिनल कोड थोड़ी लिख कर आओगे, अब क्या लिख कर आओगे, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। Or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। प्रपीड़न इस आशय से कि किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए, कोई ऐसा कार्य करने की धमकी देना है जो भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध है, अथवा किसी व्यक्ति पर चाहे वह कोई हो प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध करना या निरोध करने की धमकी देना है। यहां तक पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन बाद में पढ़ेंगे। इसमें ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज की बात तो नहीं कर रहा, वरना पार्टीज के लिए क्या आता, पक्षकार, पार्टी आता। मतलब उसमें वो जो दोनों पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की, जो प्रोमिसर है और जो प्रोमिसी है, वो दोनों नहीं है, कोई अदर पर्सन है। कौन है, कोई तीसरा व्यक्ति है, तीसरा पर्सन है। क्योंकि इसमें क्या वर्ड यूज किया गया है कि किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए, ना कि किसी पक्षकार से कोई करार कराया जाए। आगे समझ में, कोई ऐसा कार्य करने की धमकी देना है, मतलब वो उसको थ्रेट दे रहा है, कोई ऐसा काम करने की थ्रेटिंग दी जा रही है, किया नहीं जा रहा है। अम्मी राजू वर्सेस शेषम्मा का केस है इसमें 15 में, अम्मी राजू वर्सेस शेषम्मा। उसमें क्या किया था उसने, सुसाइड करने की क्या दी थी, सिर्फ धमकी दी थी, थ्रेट दी थी, ना कि उसने आत्महत्या कर ली थी, ऐसा कुछ नहीं था। धमकी दी थी कि अगर तुमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी तो मैं क्या कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, ठीक है ना, सुसाइड कर लूंगा। तो वो क्या माना गया, कॉशन माना गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, और आत्महत्या की धमकी देना क्या है, भारतीय दंड संहिता द्वारा क्या है, निषिद्ध है। इसका एक कंसेप्ट समझाती हूँ, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। पनिशेबल बाय आईपीसी और फॉरबिडन बाय, हमेशा लॉ में जो वर्ड यूज किया जाता है ना, आपको लगता होगा कि ऐसे उठाकर इन्होंने बना दिया, एक एक वर्ड को बहुत तरीके से और तमीज से बनाया जाता है। मैं एप्रिशिएट करती हूँ लॉ बनाने वालों की, लॉ मेकर्स की, इन्होंने एक एक वर्ड बहुत तरीके से दिया है। और यहाँ क्या है, फॉरबिडन बाय आईपीसी, मतलब दंडनीय है, और ये क्या है, निषिद्ध है, ठीक है। पनिशेबल कौन सा है, जो आईपीसी में लिखे हुए हैं सारे ऑफेंसेस, आपकी आईपीसी है उसमें सारे ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, तो वो क्या होगा, सब पनिशेबल बाय आईपीसी, क्योंकि उसमें बता रखा है कि एक ऑफेंस माना जाएगा और इसका ये पनिशमेंट होगा। आईपीसी यही बताती है कि अगर कोई अगर किसी भी तरह का अगर कोई नेग्लिजेंस करेगा, या किसी भी तरह का कोई मर्डर करेगा, या कोई भी अगर कल्पेबल होमिसाइड करेगा, या चोरी करेगा, व्हाटएवर जो भी करेगा, वो सब क्या है, एक ऑफेंस है। अगर इन तरीकों से ये काम किया तो ऑफेंस माना जाएगा, और वो क्या किया जाएगा, इससे पनिशमेंट इसे ये दिया जाएगा, तो वो क्या हो गए, पनिशेबल। क्या हुए, पनिशेबल। लेकिन जहां पर कोई मॉरल चीज आ जाती है कि भाई ये काम नहीं किया जाना चाहिए था, अभी जैसे आत्महत्या की धमकी देना आईपीसी में कहीं है, आप लोगों को आईपीसी का थोड़ा तो पता होगा, आईपीसी में कहीं है आत्महत्या की धमकी देना। हाँ, आत्महत्या करने का अटेम्प्ट करना पनिशेबल है 309 में। 309 में आज अगर कोई भी सुसाइड करने का अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि अगर सुसाइड कंप्लीट हो गया तो मर जाएगा, फिर अटेम्प्ट थोड़ी ना, फिर तो क्या होगा, उसका खेल खत्म। भाई अगर वो पंखे से लटका, कोई भी अगर पंखे से लटक जाता है और बच जाता है तो वो क्या माना जाएगा, अटेम्प्ट माना जाएगा। इसलिए पता है पहले ऐसे कहा करते थे, जब कोई ऐसे क्लासेस वगैरह में आईपीसी पढ़ाते तो कहते थे अगर पंखों से भी लटकना है तो ढंग से लटको, क्योंकि अगर नीचे उतार लिए गए, बच गए, तो कोर्ट पकड़ लेगा तुम्हें। या तो खेल ही खत्म हो जाए, बात ही खत्म, कौन पकड़ने भागेगा, ठीक है। या फिर अगर बच गए तो क्या लग जाएगा, 309 लग जाएगा। अगर आत्महत्या करने की कोशिश करी और बच गए तो 309 में कवर हो जाओगे, अटेम्प्ट टू सुसाइड। तो ये क्या है, पनिशेबल है। लेकिन किसी को थ्रेट देना पनिशेबल नहीं है। लेकिन ये चीज क्या मानी जाती है, अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी।
मतलब ये क्या है, फॉरबिडेड बाय आईपीसी। आईपीसी कहता है कि ये काम मत करो, पर इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं देता है। आईपीसी क्या कहता है, जो भारतीय दंड संहिता है, पीनल लॉ, ये कहता है कि ये काम मत करो, मतलब किसी से आत्महत्या की धमकी देकर ये काम मत करवाओ, तो वो फॉरबिडेड बाय आईपीसी है। कोई भी गलत काम होगा तो उसे कोई भी हमारा पीनल लॉ होगा वो मना ही करेगा ना, उसके लिए पनिशमेंट नहीं दे रहा। वो पनिशमेंट देते तो वो क्या हो जाएगा, पनिशेबल बाय आईपीसी, नॉट फॉरबिडेड बाय आईपीसी। आया कंसेप्ट समझ में आया, इसमें क्या लिखा है, फॉरबिडन बाय आईपीसी, नॉट पनिशेबल बाय आईपीसी। तो आत्महत्या की धमकी देना, अम्मी राजू वर्सेस शेषम्मा में यही डिस्कस हुआ था। उसने बोला था कि इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, फॉरबिडेड बाय आईपीसी, मतलब आईपीसी से वो क्या होना चाहिए, निषिद्ध होना चाहिए। तो आत्महत्या की धमकी देना उसमें पनिशेबल तो है नहीं, लेकिन हाँ उसमें फॉरबिडेड है। कोई भी पीनल लॉ मना करता है कि कोई गलत काम मत करो, इसलिए अम्मी राजू वर्सेस शेषम्मा में अटेम्प्ट टू सुसाइड को क्या माना गया, कॉर्शन माना गया। ठीक है, आया कुछ समझ में, गया इसमें दिमाग में कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, फॉरबिडेड का और पनिशेबल का कंसेप्ट समझ में आया। तो ये देखा जाता है, कोई भी केस सामने आता है, जैसे आप जज बनोगे आगे जाके, आपके सामने कोई भी केस आएगा, केस के फैक्ट्स आएंगे, तो आप उसे 15 में कवर करोगे या नहीं करोगे, उसके लिए क्या देखा जाएगा, आप देखोगे यार ये पनिशेबल तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, फॉरबिडेड है, इसका मतलब ये क्वेश्चन में कवर हो रहा है। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस आ जाता है साथ में जो पनिशेबल है आईपीसी में, तो आप उस पर कॉशन नहीं लगाओगे, कॉशन थोड़ी हुआ फिर वो, क्योंकि कॉशन में तो पनिशेबल होना ही नहीं चाहिए, उसमें तो क्या होना चाहिए, फॉरबिडेड होना चाहिए, अलग मैटर हो जाएगा। ठीक, इंटरप्रिटेशन करना जज का काम होता है। इंटरप्रिट हाँ, जो भी गलत चीज होती है ना वो फॉरबिडेड ही मानी जाती है। आज आपका मोरल लॉ क्या कहता है कि भाई गलत काम मत करो, नैतिक भाषा क्यों पढ़ाई जाती है आपको कि ये काम नहीं करना चाहिए। भाई आप किसी को भी धमकी देकर, अगर कोई भी चीज है, कोई ऑफेंस है, ऑफेंस नहीं है तो कुछ भी कर लोगे क्या, ऑफेंस के तो एक लिमिटेड दे रखा है ना कि भाई उसमें 511 सेक्शन है तो 511 ही ये सब चीजें हुई, उसमें भी पनिशमेंट सेक्शंस दे रखे हैं बहुत सारे, तो बाकी तो सब और भी चीजें होती है दुनिया में जो आईपीसी में नहीं दे रखी, मतलब वो पनिशेबल ही नहीं है, या फिर वो कर सकते हैं या उसको करवा के कोई काम करवा सकते हैं, तो कहीं तो उसे कवर करेंगे, तो सिविल लाइबिलिटी लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, सिविल लाइबिलिटी, कॉशन में उसका क्या हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, फर्स्ट तो क्या हो गया, इसमें कोई भी ऐसा काम करने की धमकी देना जो फॉरबिडेड बाय क्या है, आईपीसी है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये किसी भी पर्सन पर, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी एडवर्स इफेक्ट डालने के लिए, प्रीजुडाइज करने के लिए उससे किसी भी प्रॉपर्टी का अनलॉफुल डिटेन करना या उससे क्या करना, डिटेन करने की धमकी देना। ठीक है, दो चीजें हैं, या तो ऐसा कोई काम करने की धमकी दे रहा है जो फॉरबिडेड बाय आईपीसी है, या किसी भी पर्सन को प्रीजुडाइज करने के लिए किसी प्रॉपर्टी का अनलॉफुल डिटेन कर रहा है या उसे डिटेन करने की क्या दे रहा है, धमकी दे रहा है। डेफिनेशन समझ में आ गई, अब याद हो जाएगी, ये दो पार्ट्स में डिवाइड करो। एक तो है किसी पर्सन को कोई भी लॉ है, आईपीसी है, उसमें फॉरबिडेड अगर कोई भी एक्ट है उसे करने की धमकी दी जा रही है, या किसी भी पर्सन को प्रीजुडाइज करने के लिए या तो किसी प्रॉपर्टी का अनलॉफुल डिटेन कर रहा है या उसे डिटेन करने की क्या दे रहा है, धमकी दे रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पर आएंगे हम लोग, पहले आप थोड़ा सा लिखवाऊंगी इसमें, इसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए, डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है, लिखो, कॉशन अंडर द इंडियन लॉ। देखिए एक और चीज बता देती हूँ, इंग्लिश लॉ और हिंदी जो इंडियन लॉ है ना उसे साथ लेकर चलना है। जैसे मैंने हमेशा बताया है आपको कि इंग्लिश लॉ में अलग कंसेप्ट यूज करते हैं और इंडियन में अलग करते हैं। जैसे आपका, जैसे प्रपोजल को क्या बोलते हैं, उसमें ऑफर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑफर बोलते हैं। दोनों का एक ही मीन है लेकिन कंसेप्ट अलग होते हैं, मतलब जो टर्म होती है वो अलग यूज की जाती है। क्लियर, जैसे यहाँ पर लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोला जाता है, यहाँ पर लॉ ऑफ इम्पॉसिबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो आपका कॉर्शन है इसे इंडियन में तो क्या बोलते हैं, कॉर्शन, और वहां पर ये कंसेप्ट क्या चलाता है, ड्यूरेस। क्या कहलाता है, ड्यूरेस, इसे बोलते हैं दबाव। क्या बोलते हैं, दबाव। और यहाँ क्या बोलते हैं, प्रपीड़न।
कंसेप्ट याद रखो चीजों के। अब आप लिखिए, कॉशन अंडर द इंडियन लॉ, कॉशन अंडर द इंडियन लॉ इज वाइडर देन, इज वाइडर देन, इज वाइडर देन ड्यूरेस, इज वाइडर देन ड्यूरेस अंडर द इंग्लिश लॉ, wider than duress under the English law, duress under the English law। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, caution includes, caution includes, caution includes, caution includes unlawful detention of property, caution includes unlawful detention of property, unlawful detention of property and it may be committed by, and it may be committed by, and it may be committed by or against, it may be committed by or against any person, any person who is not, any person who is not necessarily, who is not necessarily a party to the contract, who is not necessarily a party to the contract, a party to the contract, full stop। However, however, under the English law, however, under the English law, however, under the English law, unlawful detention of property, however, under the English law, unlawful detention of property, unlawful detention of property does not fall, does not fall, does not fall in the definition of duress, does not fall in the definition of the duress, in the definition of duress, full stop। And also, and also, and also for duress। आज स्पीड को क्या हो रहा है आप लोगों की, सबका कुछ ना कुछ छूट रहा है, हाथ नहीं चल रहा आज, 2 दिन में सो गया हाथ, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, स्पीड को जितना बढ़ा सकते हो ना उतनी बढ़ाने की कोशिश करो। हाथ ऐसा हो जाना चाहिए कि पेपर तो कुछ लगे ही नहीं सामने रखा हुआ। जब इतनी स्पीड हो जाएगी ना तो उसी दिन समझ लेना 800 बन ही जाओगे। कंसेप्ट होने के साथ आपकी स्पीड भी होनी चाहिए एग्जाम में। अगर स्पीड स्लो रही ना तो लिख नहीं पाओगे, तो उनको थोड़ी ना पता चलेगा कि आपके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था लेकिन वो लिख नहीं पाया, तो हमें लिखकर भी उन्हें बताना पड़ेगा कि हम हमारे कंसेप्ट क्लियर थे। ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर ड्यूरेस सच एक्ट मस्ट बी, फॉर ड्यूरेस सच एक्ट मस्ट बी बाय और अगेंस्ट, must be by or against any party to the contract, by or against any party to the contract, by or against any party to the contract। हिंदी में लिखिए, भारतीय विधि के अंतर्गत प्रपीड़न, भारतीय विधि के अंतर्गत प्रपीड़न, भारतीय विधि के अंतर्गत प्रपीड़न अंग्रेजी विधि के अंतर्गत, अंग्रेजी विधि के अंतर्गत, अंग्रेजी विधि के अंतर्गत दबाव से व्यापक है, अंग्रेजी विधि के अंतर्गत दबाव से व्यापक है, दबाव से व्यापक है, दबाव से व्यापक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, प्रपीड़न संपत्ति का, प्रपीड़न संपत्ति का, प्रपीड़न संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध करना, विधि विरुद्ध निरोध करना, विधि विरुद्ध निरोध करना सम्मिलित करता है। प्रपीड़न संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध करना सम्मिलित करता है और ये किसी भी व्यक्ति द्वारा, और यह किसी भी व्यक्ति द्वारा सम्मिलित करता है, और यह किसी भी व्यक्ति द्वारा, और यह किसी भी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध, या उसके विरुद्ध पारित किया जा सकता है, और यह किसी भी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध पारित किया जा सकता है, पारित किया जा सकता है, पारित किया जा सकता है जो आवश्यक रूप से, जो आवश्यक रूप से संविदा का पक्षकार नहीं है, जो आवश्यक रूप से संविदा का पक्षकार नहीं है, जो आवश्यक रूप से संविदा का पक्षकार नहीं है, पूर्ण विराम। यद्यपि, यद्यपि
अंग्रेजी विधि में यद्यपि अंग्रेजी विधि में संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध दबाव की परिभाषा में नहीं आता, और भी दबाव के लिए ऐसा कार्य संविदा के किसी पक्षकार द्वारा या उसके विरुद्ध होना चाहिए। इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि किसी भी अदर पर्सन के थ्रू या उसके अगेंस्ट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और यहाँ क्या होता है कि वो जो पर्सन है वो क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होना चाहिए, पक्षकार होना चाहिए। यहाँ किसी अदर पर्सन की बात करिए, वहां किसकी बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, पक्षकार की बात करते हैं। मतलब यहाँ कोई अदर पर्सन कर रहा है उनको परेशान, ठीक है, धमकी देने का काम ये कुछ, और यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी कर रही है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये कह रही है ना, किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए, किसी अदर पर्सन के अगेंस्ट हो रहा है ना चीज, भाई किसी अदर पर्सन के अगेंस्ट हो रही है ना चीजें, तो कॉन्ट्रैक्ट जो किया जा रहा है उसमें किसी अदर पर्सन को यूज किया जा रहा है ना। यहाँ पर ये बताया गया है कि वो जो दो पार्टीज है ना उन्हीं के बीच में सब होना चाहिए, कोई अदर पर्सन इंक्लूड नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। और अभी तो और कंसेप्ट इसका बाकी है, चीजें एक एक क्लियर होगी। अभी तो ये क्लियर है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि यहाँ किसी अदर पर्सन की बात की है, वहां पर पार्टी की बात करते हैं। ठीक है, कहां से डेफिनेशन ऑफ एक सेकेंड ना, डेफिनेशन ऑफ ड्यूरेस एंड ऑल्सो फॉर ड्यूरेस such act must be or against such act must be by or against any party to the contract। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, इतना। लेकिन ये चीजें मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ाती हूँ ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो और दिमाग में भी जाएं। कल की क्लास में जब बैठो तो ये सब चीजें आज होनी चाहिए याद। आज का पूरा दिन आपके पास है, इसे याद करो अच्छे से, कल तभी आगे का मजा आएगा जब पहले की चीजें याद होगी। ठीक है, रोज रोज का इकट्ठा करके रखोगे तो बाद में बहुत परेशानी आ जाएगी एक साथ। चलिए लेक्चर एंड करते हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बारिश के मौसम में थोड़ा बीमारियां चल रही है, मैं खुद बीमार हूँ। ठीक है, गुड बाय एवरीवन।